नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बैंक का दिवाला पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखिए। लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला साईदास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों का मुनाफा कहाँ से दिया जाए। चाय, कोयला या जूट के हिस्से खरीदने, चांदी, सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते, लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय न कर पाते थे। नाच के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा। हिस्सेदारों के ढाढ़स के लिए हानि लाभ का कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा। इससे नाच के व्यापार में हाथ डालते ही जी कांपता था, पर रुपए को बेकार डाल रखना असंभव था। एक दिन में उसे कहीं न कहीं लगाने का उचित उपाय करना जरूरी था, क्योंकि डायरेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और उस समय कोई निश्चय न हुआ तो आगे 3 महीने तक फिर कुछ न हो सकेगा और छमाही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलझन में पड़े रहने के बाद साईदास ने घंटी बजाई। इस बार बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकाकर झांका। साईदास, ताजा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैलेंस शीट भेज दे। बाबू, उन लोगों को रुपया क्या गर्ज नहीं है? चिट्ठी का जवाब नहीं देता। साईदास, अच्छा, नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखिए। बाबू, उसका कारोबार अच्छा नहीं है, अभी उसके मजदूरों ने हड़ताल किया था। 2 महीना तक मिल बंद रहा। साईदास, अजी तो कहीं लिखो भी, तुम्हारी समझ में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है। बाबू, बाबा, लिखने को तो हम सब जगह लिख दें, मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता। लाला साईदास अपने कुल प्रतिष्ठा और मान मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे, पर व्यावहारिक बातों से अपरिचित थे। यही बंगाली बाबू इनके सलाहकार थे और बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा न था। इन्हीं के अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर न निकल सका था और अब वही रंग फिर दिखाई देता था। साईदास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय न सूझता था, न इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डाले। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे कि दरबार ने आकर खबर दी, बरहल की महारानी की सवारी आई है। लाला साईदास चौंक पड़े। बरहल की महारानी को लखनऊ आए 3-4 दिन हुए थे और हर एक में मुंह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी। कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था, कोई उनकी सुंदरता पर, कोई उनके स्वच्छंद वृत्ति पर, यहाँ तक कि उनकी दासियां और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। रॉयल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। कितने ही शौकीन बेफिक्रे लोग इतर फरोश बजाज या तंबाकू गर का बीज धर कर उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों से ठाठ लग जाते थे। वाह वाह, क्या शान! ऐसी इराकी जोड़ी लाट साहब के सिवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले। और सजावट भी क्या खूब है भाई, ऐसा गोरे आदमी को यहाँ भी नहीं दिखाई देते। यहाँ के रईस तो मृगांक,
चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं, पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं। ये लोग न जाने क्या भोजन करते हैं और किस कुएं का पानी पीते हैं कि जिसे देखिए ताजा सेब बना हुआ है। यह सब जलवायु का प्रभाव है। बहरहाल उत्तर दिशा के नेपाल के समीप अंग्रेजी राज में एक रियासत थी। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी, पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी 2 लाख से अधिक न थी। हाँ, क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था। बहुत भूमि ऊसर और उजाड़ थी। बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी। लाला साईं दास न तुरंत अलगानी से रेशमी जूट उतार कर पहन लिया और मेज पर आकर शान से बैठ गए, मानो राजा रानियों का यहाँ आना कोई साधारण बात है। दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए। सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबार ने पगड़ी संभाली, चौकीदार ने तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा कुली की मीठी नींद भी टूटी और बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले। साईदास ने बाहरी ठाट तो बना लिया, किंतु चित्त आशा और भय से चंचल हो रहा था। एक रानी से व्यवहार करने का यह पहला ही अवसर था। घबराते थे कि बात करते बने या न बने। रईसों का मिजाज आसमान पर होता है। मालूम नहीं मैं बात करने में कहीं चूक जाऊं। उन्हें इस समय अपने में एक कमी मालूम हो रही थी। वह राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बातें करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्रता उचित है, इस प्रकार के प्रश्न से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था कि किसी तरह परीक्षा से ही छुटकारा हो जाए। व्यापारियों, मामूली जमींदारों और रईसों से वह रुखाई और सफाई का बर्ताव किया करते थे और पढ़े लिखे सज्जनों से शील और शिष्टता का। उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता न होती थी, पर इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे कोई लंका वासी तिब्बत में आ गया हो, जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत का उसे ज्ञान न हो। एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के 4 बज चुके थे, परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थे। तारीख की सुई ने दौड़ में समय को भी मात कर दिया था। वह जल्दी से उठे कि घड़ी को ठीक कर दे। इतने महारानी के कमरे में पदार्पण हुआ। साईदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए। निश्चय न कर पा रहे थे कि हाथ मिलाए या झुककर सलाम करें। रानी जी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें इस उलझन से छुड़ाया। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने व्यवहार की बातचीत शुरू की। बहरहाल की पुरानी गाथा सुनाने के बाद उसने उनकी उन उन्नतियों का वर्णन किया जो रानी साहब के प्रयत्न से हुई थी। इस समय नहरों की एक शाखा निकालने के लिए 10 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा। अब यह निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था कि वह इस अवसर से लाभ उठाना चाहता है या नहीं। बंगाली बाबू, हम रुपया दे सकता है, मगर कागज पत्तर देखे बिना कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी,
आप कोई जमानत चाहते हैं? साईदास उदारता से बोले, महाशय, जमानत के लिए आपकी जबान ही काफी है। बंगाली बाबू, आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है? लला साईदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा न लगता था। वह इस समय उदारता के नशे में चूर थे। महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी। उनके सामने कागज और हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था, जिससे अविश्वास की गंध आती है। महिलाओं के सामने हम सील और संकोच के पुतले बन जाते हैं। साईदास बंगाली बाबू की ओर क्रूर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं है, केवल हमको विश्वास होना चाहिए। बंगाली बाबू, डायरेक्टर लोग कभी न मानेगा। साईदास, हमको इसकी परवाह नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पर रुपया दे सकते हैं। रानी ने साईदास की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट दिखलाई पड़ी, परंतु डायरेक्टरों के हिसाब किताब आय व्यय देखना आवश्यक समझा और यह काम लाला साईदास के सुपुर्द हुआ, क्योंकि और किसी को अपने काम से फुर्सत न थी कि वह एक पूरे दफ्तर का मुआयना करता। साईदास के ने नियम पालन किया। 3-4 तक हिसाब जांचते रहे, तब अपने इत्मीनान के अनुकूल रिपोर्ट लिखी। मामला तय हो गया, दस्तावेज लिखा गया, रुपए दे दिए गए। ₹9 सैकड़े ब्याज ठहरा। 3 साल तक बैंक के कारोबार की अच्छी उन्नति हुई। 6ठे महीने बिना कहे सुने 45,000 रुपयों की थैली दफ्तर में आ जाती थी। व्यवहारियों को ₹5 सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था। हिस्सेदारों को ₹7 सैकड़े लाभ था। साईदास से सब लोग प्रसन्न थे। सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते, यहाँ तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल होते जाते थे। साईदास उनसे कहा करते, बाबूजी, विश्वास संसार से न लुप्त हुआ है और न होगा। सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है, उसे मृतक समझा जाना चाहिए। उसे जान पड़ता है, मैं चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी उसे रंगे सियार जान पड़ते हैं। सच्चे सच्चे देश प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भूखे ही ठहरते हैं। संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखलाई देता है, यहाँ तक कि उसके मन में परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है। एक प्रसिद्ध फिलॉसफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न पाओ, भला मानस समझो। वर्तमान शासन प्रथा इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करनी ही न चाहिए। हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसार में कपट छल है ही नहीं, और बहुत अधिकता से है, परंतु उसका निवारण विश्वास से नहीं, मानव चरित्र के ज्ञान से होता है, और यह ईश्वर दत्त गुण है। मैं यह दावा तो नहीं करता,
परंतु मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूँ। कोई कितना ही वेश बदले, रंग रूप संवारे, परंतु मेरी अंतर्दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होती है और अविश्वास से अविश्वास। यह प्राकृतिक नियम है। जिस मनुष्य को आप शुरू से ही धूर्त, कपटी, दुर्जन समझ लेंगे, वह कभी आपसे निष्कपट व्यवहार न करेगा। वह एकाएक आपको नीचा दिखाने का यत्न करेगा। इसके विपरीत आप एक चोर पर भी भरोसा करें तो वह आपका दास हो जाएगा। शायद संसार को लूटे परंतु आपको धोखा न देगा। वह कितना ही कुकर्मी, अधर्मी क्यों न हो, पर आप उसके गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहे ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि वह आपके हाथों पुण्यात्मा भी बन सकता है। बंगाली बाबू के पास इन दार्शनिक तर्कों का कोई उत्तर न था। चौथे वर्ष की पहली तारीख थी। लाला साईं दास बैंक के दफ्तर में बैठ डाकिये की राह देख रहे थे। आज बरहल से 35,000 रुपये आएंगे। अब की इनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोल ले लेंगे। अब तक बैंक में टेलीफोन नहीं था। उसका भी तखमीना मंगा लिया था। आशा की आभा चेहरे से झलक रही थी। बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे, इस तारीख को मेरे हाथों में अदबदा के खुजली होने लगती है। आज भी हथेली खुजला रही है। कभी तख्तरी से कहते, अरे मियाँ शराफत, जरा सगुन तो विचारो। सिर्फ सूद ही सूद आ रही है या दफ्तर वालों के लिए नजराना शुक्राना भी। आशा का प्रभाव कदाचित स्थान पर भी होता है। बैंक भी आज खुला हुआ दिखाई पड़ता था। डाकिया ठीक समय पर आया। साईं दास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। उसने अपनी थैली से कई रजिस्ट्री लिफाफे निकाले। साईं दास ने लिफाफे को उड़ती निगाह से देखा। बरहल का कोई लिफाफा न था, न बीमा, न मुहर, न वह लिखावट। कुछ निराशा से हुई। जी में आया डाकिये से पूछे, कोई रजिस्ट्री रह तो नहीं गई? पर रुक गए। दफ्तर के क्लर्कों के सामने इतना अधैर्य अनुचित था। किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे न रहा गया। पूछ ही बैठे, अरे भाई, कोई बीमा का लिफाफा रह तो नहीं गया? आज उसे आना चाहिए था। डाकिये ने कहा, सरकार भला ऐसी बात हो सकती है, और कहीं भूल चूक के चाहे हो भी जाए, पर आपके काम में कहीं भूल हो सकती है। साईं दास का चेहरा उतर गया, जैसे कच्चे रंग पर पानी पड़ जाए। डाकिया चला गया तो बंगाली बाबू से बोले, यह देर क्यों हुई? और तो कभी ऐसा न होता था। बंगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया, किसी कारण से देर हो गया होगा, घबराने की बात नहीं है। निराशा असंभव को संभव बना देती है। साईं दास को इस समय यह ख्याल हुआ कि कदाचित पार्सल से रुपए आते हों। हो सकता है 3,000 अशर्फियों का पार्सल करा दिया हो। यद्यपि इस विचार को औरों पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ, पर उन्हें यह आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया
वापस नहीं आ गया। अंत में संध्या को वह बेचैनी की दशा में उठकर चले गए। अब खत या तार का इंतजार था। 2-3 बार झुझला कर उठे, डांट कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात है। एक दिन की देर भी बैंक के लिए घातक हो सकती है। इससे यह होगा कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का अवसर न मिलेगा। परंतु फिर कुछ सोच कर न लिखा। शाम हो गई थी। कई मित्र आ गए, गपशप होने लगी। इतने में पोस्टमैन ने शाम की डाक दी। यूँ वह पहले अखबारों को खोला करते, पर आज चिट्ठियाँ खोली, किंतु बरहल का कोई खत न था। तब बेदम हो एक अंग्रेजी अखबार खोला। पहले ही तार का शीर्षक देखकर उनका खून सर्द हो गया। लिखा था, कल शाम को बरहल की महारानी का 3 दिन की बीमारी के बाद देहांत हो गया। इसके आगे एक संक्षिप्त नोट में यह लिखा हुआ था, बरहल की महारानी की अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए ही नहीं, किंतु समस्त प्रांत के लिए शोकजनक घटना है। बड़े बड़े भीषक आचार्य वैद्यराज अभी रोग की परख भी नहीं कर पाए थे कि मृत्यु ने काम तमाम कर दिया। रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नति का ध्यान रहता था। उनके थोड़े से राज्य काल में ही उनसे रियासत को जो लाभ हुए हैं, वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे। यद्यपि यह मानी हुई बात थी कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ में जाएगा, तथापि यह विचार कभी रानी साहब के कर्तव्य पालन में बाधक नहीं बना। शास्त्रानुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार न था, परंतु प्रजा की भलाई के विचार से उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। हमें विश्वास है कि यदि वह कुछ दिन और जीवित रहती तो रियासत को ऋण से मुक्त कर देती। उन्हें रात दिन इसका ध्यान रहता था, परंतु इस असामयिक मृत्यु ने अब यह फैसला दूसरों के अधीन कर दिया। देखना चाहिए इन ऋणों का क्या परिणाम होता है। हमें विश्वस्त तरीके से यह मालूम हुआ है कि नए महाराज ने, जो आजकल लखनऊ में विराजमान है, अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण संबंधी हिसाबों को चुकाने से इनकार कर दिया है। हमें भय है कि इस निश्चय से महाजनी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी और लखनऊ के कितने ही धन संपत्ति के स्वामियों को यह शिक्षा मिल जाएगी कि ब्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है। लाला साईं ने अखबार मेज पर रख दिया और आकाश की ओर देखा, जो निराशा का अंतिम आश्रय था। अन्य मित्रों ने भी यह समाचार पढ़ा। इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा। साईं दास पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगे। सारा दोष उन्हीं के सिर पर मढ़ा गया और उनकी चिरकाल की कार्यकुशलता, परिणाम दर्शिता मिट्टी में मिल गया। बैंक इतना बड़ा घाटा सहने में असमर्थ था। अब यह विचार उपस्थित हुआ कि कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए। शहर में यह खबर फैलते ही लोग अपने रुपए वापस लेने के लिए आतुर हो गए। सुबह शाम तक लेनदारों का तांता लगा रहता था। जिन लोगों का धन चालू हिसाब में जमा था, उन्होंने तुरंत निकाल लिया। कोई उज्र न सुना। यह उसी पत्र के लेख का फल था कि नेशनल बैंक की साख उठ गई।
धीरज से काम लेते तो बैंक संभल जाता, परंतु आंधी और तूफान में कौन नौका स्थिर रह सकती है। अंत में खजांची ने टाट उलट दिया। बैंक की नसों से इतनी रक्त धाराएं निकली कि वह प्राण रहित हो गया। 3 दिन बीत चुके थे। बैंक घर के सामने सहस्रों आदमी एकत्र थे। बैंक के द्वार पर सहस्र सिपाहियों का पहरा था। नाना प्रकार की अफवाहें उड़ रही थी। कभी खबर उड़ती, लाला साईं दास ने विष पान कर लिया। कोई उनके पकड़े जाने की सूचना लाता था। कोई कहता डायरेक्टर हवालात के भीतर हो गए। एकाएक सड़क पर से एक मोटर निकली और बैंक के सामने आकर रुक गई। किसी ने कहा, बरहल के महाराज की मोटर है। इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की ओर घबराए हुए दौड़े और उन लोगों ने मोटर को घेर लिया। कुंवर जगदीश सिंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों से सलाह लेने लखनऊ आए थे। बहुत कुछ सामान भी खरीदना था। वे इच्छाएं जो चिरकाल से ऐसे सुअवसर की प्रतीक्षा में बंधी थे, पानी की भांति राह पा कर उबली पड़ती थी। यह मोटर आज ही ली गई थी। नगर में एक कोठी लेने की बातचीत हो रही थी। बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बरहल के लिए चल चुकी थी। यहाँ भीड़ देखी तो सोचा कोई नवीन नाटक होने वाला है। मोटर रोक दी। इतने में सैकड़ों की भीड़ लग गई। कुंवर साहब ने पूछा, यहाँ आप लोग क्यों जमा है? कोई तमाशा होने वाला है क्या? एक महाशय जो देखने में कोई बिगड़े रईस मालूम होते थे, बोले, जी हाँ, बड़ा मज़ेदार तमाशा है। कुंवर, किसका तमाशा है? वह तकदीर का। कुंवर महाशय को यह उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ, परंतु सुनते आए थे कि लखनऊ वाले बात बात में बात निकाला करते हैं, अतः उसी ढंग से उत्तर देना आवश्यक हुआ। बोले, तकदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं। लखनवी महाशय ने कहा, आपका कहना सच है, किंतु दूसरी जगह यह मजा कहाँ। यहाँ सुबह शाम तक के बीच भाग ने कितनों को धनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिया। सवेरे जो लोग महल में बैठे थे, उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो लोग कालगति भाग्य के खेल और समय के फेर को कवियों का की उपमा समझते थे, इस समय उनकी राह और करुण क्रंदन वियोगियों को भी लज्जित करता है। ऐसे तमाशे और देखने में आएंगे। कुंवर, जनाब, आपने तो पहेली को और गाढ़ा कर दिया। देहाती हूँ, मुझसे साधारण तौर से बात कीजिए। इस पर सज्जन ने कहा, साहब, यह नेशनल बैंक है। इसका दिवाला निकल गया है। आदाब अर्ज, मुझे पहचाना। कुंवर साहब ने उसकी ओर देखा तो मोटर से कूद पड़े और उनसे हाथ मिलाते हुए बोले, अरे मिस्टर नसीम, तुम यहाँ कहाँ? भाई, तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। मिस्टर नसीम कुंवर साहब के साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ देहरादून की पहाड़ियों पर सैर करते थे, परंतु जब से कुंवर महाशय ने घर के झंझटों से विवश होकर कॉलेज छोड़ा, तब से दोनों मित्र में भेंट न हुई थी। नसीम भी उनके आने के कुछ समय पीछे अपने घर लखनऊ चल आए थे। नसीम ने उत्तर दिया, शुक्र है आपने पहचाना तो। कहिए, अब तो 12:15 है, कुछ दोस्तों की भी सुध है। कुंवर, सच कहता हूँ, तुम्हारी याद हमेशा आया करती थी।
कहो आराम से हो तो हो। मैं रॉयल होटल में टिका हूँ, आज आओ तो इत्मीनान से बातचीत हो। नसीम, जनाब इत्मीनान तो नेशनल बैंक के साथ चला गया। अब तो रोजी की फिक्र सवार है। जो कुछ जमा पूंजी थी सब आपको भेंट हुई। इस दिवाले ने फकीर बना दिया। अब आपके दरवाजे पर आकर धरना दूंगा। कुंवर, तुम्हारा घर है, बेखटके आओ, हमारे साथ ही क्यों न चलो। क्या बतलाऊं, मुझे कुछ भी ध्यान न था कि मेरे इनकार करने का यह फल होगा। जान पड़ता है बैंक ने बहुतेरों को तबाह कर दिया। नसीम, घर घर मातम छाया हुआ है। मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवाय और कुछ नहीं रहा। इतने में एक तिलकधारी पंडित जी आ गए और बोले, साहब आपके शरीर पर वस्त्र तो है, यहाँ तो धरती आकाश कहीं ठिकाना नहीं। राघो जी पाठशाला का अध्यापक हूँ। पाठशाला का सब धन इसी बैंक में जमा था। 50 विद्यार्थी इसी के आश्रय संस्कृत पढ़ते और भोजन पाते थे। कल से पाठशाला बंद हो जाएगी। दूर दूर के विद्यार्थी हैं, वो अपने घर किस तरह पहुंचेंगे ईश्वर ही जाने। एक महाशय जिनके सिर पर पंजाबी ढंग की पगड़ी थी, गाढ़े का कोट और चमरौधा जूता पहने हुए थे, आगे बढ़ आए और नेतृत्व के भाव से बोले, महाशय, इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इस इंस्टीट्यूशनों को समाप्त कर दिया। लाला दीनानाथ की अनाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता। उसके 1 लाख रुपए डूब गए। अभी 15 दिन हुए मैं डेप्यूटेशन से लौटा तो 15,000 रुपए अनाथालय कोष में जमा किए थे, मगर अब कहीं कौड़ी का ठिकाना नहीं। एक बूढ़े ने कहा, साहब मेरी तो जिंदगी की कमाई मिट्टी मिल गई, अब कफन का भी भरोसा नहीं। धीरे धीरे और लोग भी एकत्र हो गए और साधारण बातचीत होने लगी। प्रत्येक मनुष्य अपने पास वाले को अपनी दुख कथा सुनाने लगा। कुंवर साहब आधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े ये विपत कथाएं सुनते रहे। जो ही मोटर पर बैठे और होटल की ओर चलने की आज्ञा दी, त्यों ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो पृथ्वी पर सिर झुकाए बैठा था।